साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात जो बिहार का पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसके लिए मटेरियल देख रहे हैं। तो बिहार के लिए एक अच्छी बुक है बिहार एक परिचय, जो कि इम्तियाज़ अहमद की है। तो यह पुस्तक जो है आपको बिहार के बारे में, बिहार की हिस्ट्री और भी जो ज्योग्राफी है, वहाँ की पॉलिटी है, इन सब के बारे में इस पुस्तक में दिया गया है। तो इसी के तहत हम लोग इस पुस्तक को देखने का प्रयास करेंगे और आज के दिन या इस वीडियो में हम लोग जो पहला वीडियो है इसमें बिहार ऐतिहासिक संपदा, जो इसका पहला चैप्टर है, जो 1 से लेकर के 31 पेज तक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं बिहार ऐतिहासिक संपदा को। तो देखिए, भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार कई कारणों से अग्रगण्य है। इस राज्य का ऐतिहासिक अतीत अत्यंत प्राचीन और उतना ही गौरवशाली है। स्मरणीय है कि भारतीय इतिहास की निरंतरता लगभग 5 सहस्त्राब्दियों पर फैली है और इसका पूर्व ऐतिहासिक चरण लगभग 1 लाख ईसा पूर्व तक विस्तृत है। इस लंबी अवधि में बिहार की ऐतिहासिक भूमिका निर्णायक रही है और इससे संबंधित ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक साक्ष्य बिहार में बिखरे पड़े हैं। बिहार की राजनीतिक सीमाएं पिछले दशकों में कई बार बदली हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। फिर 1935 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर बिहार को प्रांत का रूप दिया गया। सामान्यतः 1912 को बिहार प्रांत के गठन का वर्ष माना जाता है, मगर स्मरणीय है कि उस वर्ष बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत बने थे और 1935 में ही पृथक बिहार का गठन संभव हुआ। 1947-48 में बिहार एवं उड़ीसा की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ, जब देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया। 1956 में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। हाल ही में 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनः विभाजन हुआ और छोटा नागपुर के पठारी भूखंड और इससे संबद्ध जनजातीय बाहुल आबादी वाले क्षेत्र को झारखंड नामक नए राज्य में संगठित किया गया। उपर्युक्त राजनीतिक परिवर्तनों से परे बिहार की वर्तमान सीमाओं में घिरा क्षेत्र ऐतिहासिक संपदा के कारण विशिष्ट महत्व रखता है। पूर्व ऐतिहासिक काल से ही विकसित होने वाली संस्कृतियों का यह क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और विभिन्न युगों में इसने देश के इतिहास एवं सांस्कृतिक जीवन में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह क्रम पूर्व ऐतिहासिक काल से ही आरंभ हो जाता है। लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाली आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें खुरदुरे पत्थर के बने कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपियां शामिल हैं। मध्यवर्ती और परवर्ती पूर्व प्रस्तर युगीन के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष सारण और वैशाली जिलों में मिले हैं। इनमें छोटे आकार के पत्थर और कहीं कहीं हड्डी के भी बने औजार शामिल हैं। इसका काल सामान्यतः 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष सारण, वैशाली, गया और पटना जिलों में प्राप्त होते हैं। जिस निरंतरता के साथ और जितनी लंबी अवधि के क्रम में यह औजार प्राप्त हुए हैं, इससे अनुमान होता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में भी बिहार मानव सभ्यता के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहा है। बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ जो है वो उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है। आर्यों के पूर्वी भारत में विस्तार और गांगेय घाटी के क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में बिहार का विशेष महत्व रहा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्गम स्रोत के रूप में बिहार ने संसार को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया। इसी क्षेत्र से विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभ हुई। नंद शासकों द्वारा प्रस्तुत नींव पर मौर्यों ने एक योग केंद्रीकृत शासन प्रणाली का यहाँ निर्माण किया। सम्राट अशोक ने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गुप्त काल में यह क्षेत्र विद्या, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा। पाल शासकों ने इसे बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र बनाया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रही। चित्रकला एवं मूर्तिकला की अनूठी प्रगति इस युग की विशेषता है। मध्यकालीन बिहार मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों को चुनौती का केंद्र रहा। फिर से देखिएगा, मध्यकालीन बिहार मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों की चुनौती का केंद्र रहा है। महान अफगान शासक शेरशाह की कर्मभूमि बिहार में ही थी।
यही क्षेत्र उसके प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला रही है। 17वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बिहार था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। बिहार में ही सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। बिहार की इसी भूमि पर महान सूफी संतों ने प्रेम, प्रभुत्व, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश दिए। आधुनिक काल में बंगाल एवं बिहार भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का आरंभिक केंद्र रहे। ब्रिटिश सत्ता के विकास के क्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध बिहार में ही लड़ा गया। ब्रिटिश सत्ता को पहली सशक्त चुनौती देने वाला जन आंदोलन बहावी आंदोलन बिहार में ही संगठित हुआ। 1857 में बाबू कुंवर सिंह और पीर अली जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को यहाँ ललकारा। गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में जन आंदोलन के हथियार के रूप में 1917 में किया। कब किया? 1917 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार की भूमि ने प्रदान किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की कल्पना इसी क्षेत्र की व्यापक जन आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रही है। वर्तमान समय में बिहार सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिहार के इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त अवलोकन इस अध्याय में प्रस्तुत है। सबसे पहले इसके सोर्स के बारे में बात करें तो बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी सोर्स अनेक हैं। इनमें पुरातात्विक सामग्री भी है और साहित्यिक भी हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो कि सारण जिले में है, चेचर वैशाली जिले में, सोनपुर गया जिले में और मनेर पटना जिले में इससे ताम्रप्रस्तर युगीन वस्तुएं और मृदभांड उपलब्ध हैं। प्राचीन काल के लिए मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से प्राचीन काल के लिए? मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी मात्रा में सिक्के भी इस क्षेत्र में मिले हैं, जिनमें आरंभिक आहत सिक्कों से गुप्तकालीन सिक्के तक शामिल हैं। राजगिरी, नालंदा, पाटलिपुत्र जो कि पटना में है और बारबर पहाड़ियों में स्थित प्रमुख स्मारक भी पुरातात्विक स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। साहित्यिक रचनाओं में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण, परवर्ती काल के विभिन्न पुराण, रामायण और महाभारत, बौद्ध रचनाओं में अगुंतर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, जैन रचना में भगवती सूत्र आदि धार्मिक रचनाएं होने के साथ साथ ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं। विदेशी यात्रियों मेगस्थनीज, फाहियान, इतिशिंग और युवान चौंग के वृत्तांत भी बिहार के संदर्भ में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र और गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाएं भी बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी में सहायक हैं। मध्यकाल के लिए मिनहाज की तबकाते नासिरी, इख्तिशान दहलवी की बशाती नुल, उन्स शेख कबीर की अफशाने साहा, अब्बास सरवानी की तारीखें शेरशाही, रिजकुल्लाह की वकियाते मुस्ताकी, गुलाम हुसैन सलीम की रियाज उस सलातीन, गुलाम हुसैन तबातबाई की शियर उल मुताखेरिन आदि बिहार से संबद्ध जानकारी के विशिष्ट स्रोत हैं। सामान्य इतिहास की कुछ रचनाएं बिहार के लिए भी स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इनमें जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही, अबुल फजल का अकबरनामा, बाबर की तुझके बाबरी एवं मिर्जा नाथन की बहारिस्ताने गैबी उल्लेखनीय हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी अनेक हैं। फारसी भाषा में मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक और बहानी के वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यूरोपीय यात्रियों में रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मुंशी टेवेरियन, बौरी तथा बिशप हेबर ने अपने यात्रा वृत्तांतों में बिहार के संबंध में वर्णन किया है। विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के फैक्ट्री रिकॉर्ड्स भी उपयोगी स्रोत हैं। सूफी संतों से संबंधित साहित्य जो तजकिया, मलफूज और मखतूम श्रेणियों में विभाजित हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूफी संतों से संबंधित जो साहित्य हैं वो किस रूप में विभाजित हैं? तजकिया, मलफूज और मखतूब श्रेणियों में विभाजित हैं। ये स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के इतिहास के अनेक स्रोत संस्कृत और मैथिली भाषा में उपलब्ध हैं। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका और ज्योतिर्श्वर की वर्ण रत्नाकर एवं चंद्रशेखर की रजनी रत्नाकर इनमें उल्लेखनीय है। पंजी और प्रशस्ति साहित्य भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन बिहार के लिए अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र और सामान्य उपयोग की अनेक वस्तुएं भी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, जो तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक सिद्ध होती हैं। आधुनिक बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए भी विस्तृत एवं विविध स्रोत सामग्री हैं। इनमें डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,
लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स आदि प्रमुख हैं। प्रशासनिक महत्व के पत्रों के संकलन विशेषकर फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज फ्रांसिस बुचैन द्वारा संकलित विविध बृहद रिपोर्ट्स, राष्ट्रीय और राजकीय अभिलेखागार में सुरक्षित सरकारी संचिकाएं एवं अन्य कागजात भी इस संदर्भ में उपयोगी हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्यिक कृतियां जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, समसामयिक घटनाओं की जानकारी देने में सहायक हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षिक केंद्रों और अन्य संस्थाओं के कागजात भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। निजी पत्र, डायरियां, संस्मरण आदि की उपयोगिता भी सर्वविदित है। निकट अतीत के लिए, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए साक्षात्कार द्वारा भी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो बिहार के संबंध में हमारी जानकारी को समृद्ध बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्व ऐतिहासिक बिहार की। बिहार में कुछ जिलों में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन्हीं स्थानों से परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष भी मिले हैं जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने हैं। मध्य प्रस्तर युग के अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान हैं जिनमें तेज धार और नोक हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, सारण जिला और चेचर, वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, नव प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उत्तर बिहार में सारण जिला के चिराद और वैशाली जिला के चेचर में प्राप्त हुए। इनका काल सामान्यतः 250 से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले हैं। ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष सारण के चिराद, वैशाली के चेचर, गया के सोनपुर और पटना के मनेर से प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से तत्कालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, मगर आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उसमें आने वाले क्रमिक परिवर्तनों के संकेत अवश्य मिलते हैं। स्मरणीय है कि जब तक मनुष्य का जीवन शिकार पर निर्भर था, वह पर्वतीय क्षेत्रों और जंगलों में निवास करता। कृषि कार्य की प्रगति ने उसे नदी घाटियों के निकट बसने को बाध्य किया। बिहार से उपलब्ध पूर्व ऐतिहासिक साक्ष्य इसी क्रम की पुष्टि करते हैं। उत्खनन से प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुए हैं। प्राचीन भारत की बात करें तो उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। इसमें लौह प्रौद्योगिकी की देन निर्णायक थी। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगलों की कटाई आसान हो गई और गांगेय घाटी के घने जंगलों वाले क्षेत्रों में आर्यों का बसना सुगम हुआ। लोहे का उपयोग भारत में 1000 से लेकर के 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ होता है। 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण भी गांगेय घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की चर्चा मिलती है। बिहार का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय होता है। कब होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है। इनमें 3 महाजनपद कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य ये बिहार के क्षेत्र में है। इन पर विशेष जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो कि गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी चंपा, जो कि वर्तमान चंपानगर भागलपुर के समीप थी। तो अंग की राजधानी चंपा रही है। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिवज्र अथवा राजगिर, वर्तमान में राजगीर कहते हैं, में थी। पटना की राजधानी ये थी। आने वाली शताब्दी में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और शेष राज्यों पर इसका अधिकार हो गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की बात करें तो मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में है। कहाँ पर है? महाभारत में। गंगा के उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख मिलता है जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध से कुछ पहले की थी।
इस घटना के सही तिथिक्रम का निर्धारण कठिन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात मगध की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। इसमें दो शासकों की देन निर्णायक थी, बिंबिसार और अजातशत्रु। दोनों जो हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु, दोनों ही हर्यक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया और अर्ध शताब्दी से अधिक तक शासन किया, 544 से 592 ईसा पूर्व तक। उसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ होता है। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीतिज्ञ भी। अपनी राजनीतिक सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह में दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त होता है। साथ ही कौशल का शासक उसका मित्र हो गया। इससे अन्य राज्यों के साथ संघर्ष में बिंबिसार की स्थिति मजबूत हुई। उसकी दूसरी पत्नी चलन्ना वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। इस विवाह से बिंबिसार के संबंध वज्जियों के साथ सुदृढ़ हुए। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लेने के बाद बिंबिसार ने अपने पूर्व पड़ोसी अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया। उसका युद्ध अवंती के शासक चंद्र प्रदोत महासेन के साथ भी हुआ, जो अनिर्णायक रहता है। अंततः दोनों ने मैत्री कर ली और प्रदोत के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। एक विवरण के अनुसार बिंबिसार का कूटनीतिक संपर्क जो है वो गंधार के शासक से भी रहा। इस प्रकार बिंबिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। बिंबिसार के जीवन का अंत दुखद परिस्थितियों में हुआ। उसके महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया। बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया है, परंतु जैन स्रोत इससे सहमत नहीं है। अजातशत्रु ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौशल के शासक प्रसेनजित के साथ हुआ, जिसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर सीधे कर संधि पर बाध्य किया। काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हुआ और कौशल की राजकुमारी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ होता है। दूसरा युद्ध वज्ज गणराज्य के साथ होता है। इसके लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ ताकि वहां से वैशाली पर अभियान में सुविधा हो। यह क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बनी। इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशकार की सहायता से वज्र संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य बन गया। अभी भी अवंती का राज्य मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ था। अजातशत्रु के शासन के अंत में अवंती के राजा द्वारा मगध पर आक्रमण की संभावना प्रस्तुत हुई। अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई। इन दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। किसी कारणवश अवंती का आक्रमण टल गया। अजातशत्रु की मृत्यु तक मगध के विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका था और मगध की स्थिति समकालीन राज्यों में सर्वोपरि होने लगी थी। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र या उदयन था। साम्राज्य के क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तार के पश्चात अब राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रही थी। प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित होने का पाटलिपुत्र संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। अतः उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पहले जो राजगीर थी अब वो पाटलिपुत्र शिफ्ट की गई। इसी के साथ पाटलिपुत्र का उत्कर्ष आरंभ होता है। उदयन के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे। महावंश के अनुसार ये सभी प्रीतहंता भी थे। अतः उनसे तंग आकर प्रजा ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक नागदर्शक था। अगले शासक शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित की गई थी। वैशाली में स्थापित की गई। देखिए, पहले आपका राजगीर रहता है, राजगीर से पाटलिपुत्र और फिर कहाँ चला जाता है, वैशाली। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राजा पर विजय थी। इसी के साथ इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदता समाप्त हुई। पुराणों के अनुसार प्रदोत वंश की सेना नष्ट हुई और
अवंती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। शिशुनाग ने वश और कौशल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। उसके उत्तराधिकारी कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, लेकिन कालाशोक का शासनकाल अल्पकालीन रहता है। तत्पश्चात महाजनपद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। महापद्म ने 344 ईसा पूर्व। महापद्म को निम्न मूल का कहा जाता है, मगर वह एक महान विजेता और योग्य शासक था। मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार उसे नहीं किया। उसने एकार्ड की उपाधि धारण की। महापद्मनंद ने एकार्ड की उपाधि धारण की, कलिंग पर विजय प्राप्त की, कौशल में विद्रोह का दमन कर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया और संभवतः उत्तरी कर्नाटक से साम्राज्य विस्तार किया। उसका अंतिम वंशज धनानंद था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद के वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा ही रहा। धनानंद एक अत्याचारी शासक था और प्रजा में अलोकप्रिय था। सिकंदर की वापसी के बाद व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित हो गई। मगध राज्य के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थीं जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थीं। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था, जिनमें महाशिलाकंटक और रथमूसल अत्यंत उपयोगी थे। मगध का राज्य मध्य गांगे घाटी के केंद्र में स्थित था। मगध का राज्य जो है ये ध्यान रखिएगा, मध्य गांगे घाटी के केंद्र में स्थित था। एक सेकंड। यह क्षेत्र अत्यधिक उर्वर और समृद्ध था। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी, जो साम्राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य थे। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था, इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थे। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा नगर, ध्यान रखिएगा, राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था, जिसके प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित थे। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा सुरक्षित जलदुर्ग था, जिस पर विजय आसान नहीं था। इन सब के अतिरिक्त मगध भी ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सत्ता में रहे, जिन्होंने अपने अदम्य उत्साह और शौर्य से साम्राज्य विस्तार को संभव बनाया। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो 320 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक ये रहते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 320 से 298 ईसा पूर्व तक रहते हैं, को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार के पश्चात अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पश्चिम भारत में और दक्कन में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता स्थापित की। उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमांत में उसने यूनानी सेनानायक सेलुकस निकेटर का सामना किया। अंततः सेलुकस को काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त के हवाले करने पड़े। उसकी एक पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ होता है। 315 ईसा पूर्व में सेलुकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आता है। उसने अपने अनुभवों को अपने यात्रा वृत्तांत इंडिका में प्रस्तुत किया। यह रचना अब उपलब्ध नहीं है, मगर इसके उद्धरण परिवर्तित लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी में सहायक हैं। चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली का भी निर्माण किया था। न्याय प्रशासन केंद्रीकृत और कठोर था, करों का बाहुल्य था और आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था। प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी और अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। यह सभी सूचनाएं मुख्यतः कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र पर आधारित है। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख करने के लिए 6 समितियां की चर्चा भी इसमें शामिल है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान किया। उसने जनहित के उपाय किए और समाज में सहास्तित्व और सद्भाव को प्रोत्साहित किया। उसने इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धम्म, महामात
धम्म महामात नामक अधिकारी नियुक्त किए और स्वयं धम्म यात्राएं आयोजित की। उसके अभिलेख भी मौर्य प्रशासन के संबंध में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर के 272 ईसा पूर्व के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। विदेश संबंध भी विकसित रहे और यूनानी दूत डीमोक्लस उसके दरबार में आता है। मतलब बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी दूत आता है? डीमोक्लस आता है। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहता। उसने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, परंतु 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और रक्तपात ने उसे असुर विजय त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। इस उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए। उसने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित राज्यों में भेजे। इन राज्यों में सीरिया, मिस्र, साइरिन, मैसेडोनिया और एपिरल शामिल थे। इनके माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सहअस्तित्व की भावना का प्रचार किया और कल्याणकारी कार्यों में अभिरुचि ली। उसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की सैनिक विजय न कर इन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना था, जो कि नैतिकता, शांति और मानव सेवा के प्रति उसकी उत्सुकता के प्रदर्शन द्वारा संभव था। अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया। उसने बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया। उसके द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, वर्तमान का म्यांमार एवं अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे गए, अशोक ने भेजे। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रभावाधीन अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों को आर्थिक अनुदान देने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महामातों की नियुक्ति की। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजुक नामक अधिकारी बहाल किए। पशुवध पर उसने रोक लगाई। धम्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव एवं सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और कदाचार को बढ़ावा दिया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अशोक ने सर्वप्रथम जो है आपका कल्याणकारी राज्य के आदर्श प्रस्तुत किया था। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध आदि जैसे सिद्धांतों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान देकर अशोक ने एक शासक के रूप में छवि इतिहास में बनाई। अशोक की आलोचना कुछ इतिहासकार ने इस आधार पर की है कि उसकी नीति ने मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। इनके अनुसार अशोक की शांतिप्रिय नीति से मौर्य साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। यह दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुए। इस धारणा को अब स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन कुछ अन्य कारणों से प्रभावित था। अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपतियों के अत्याचार और इनके विरुद्ध विद्रोह, हिंदी यूनानी शासकों के आक्रमण, साम्राज्य की विशालता आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु होने के बाद होने लगा। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता पर अधिकार कर लिया। मौर्य काल में कला और विद्या के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कौटिल्य एक बहुयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पढ़ने की रचना अष्टाध्यायी इस काल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो फिर से देखिएगा, सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पढ़ने की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मीमांसा और वेदांत पर टिप्पणियां लिखने वाला उपावर्ष जो है इस काल की अन्य महान विभूति थी। इस काल में स्थापत्य कला भी उन्नत अवस्था में थी। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया है। पटना के दक्षिण भाग में कुम्हारार में मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं, जिसमें एकाश्म गोलाकार स्तंभ अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इसी शैली में ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हेतु बनवाए गए। पत्थर को चमकाने की कला इस काल में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्तियां हैं।
राजगीर की सोन भंडार गुफाएं और गया के समीप बाराकर की पहाड़ियों की गुफाएं भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे। अब इससे आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।